हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 या आप कह लीजिए जो बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर उसका आपका थोड़ा मोड़ा रिवीजन हो जाएगा। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज विच इज़ द माइक्रो प्रोसेसर कंप्राइजिंग, मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किन चीज़ों को मिला के बना है या उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फाइन, तो पहला ऑप्शन है रजिस्टर सेक्शन। क्या इसमें आप रजिस्टर सेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। तो वन और मोर LU इज़ पॉसिबल, येस ऑफ कोर्स पॉसिबल। एंड कंट्रोल यूनिट, तो आपको पता ही है कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के पास रजिस्टर्स भी होते हैं, ALU भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, क्योंकि सारे के सारे होते हैं तो ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज़ स्टोर्ड बाय द रजिस्टर। आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊँ। रजिस्टर्स आप अगर नॉर्मली बोलें तो आप किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हैं। फाइन, अब अगला सवाल ये है कि अब ये टेम्पररी डेटा क्या क्या हो सकता है? तो डेटा कैन बी एन एड्रेस, आप एड्रेस को भी एज ए डेटा कंसीडर कर सकते हैं। आपका जो नॉर्मल डेटा है, ऑपरेंड है, ठीक है, उसको भी आप एज ए डेटा कंसीडर कर सकते हैं। या जो भी आपके पास कंटेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके डेटा का पार्ट, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे डेटा में टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर करते हैं तो उसे आप एज अ डेटा कंसीडर करेंगे, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे नॉर्मल डेटा हो, चाहे आपके पास इंटरमीडिएट डेटा हो, चाहे वो ऑपरेंड हो। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कि रजिस्टर में आप क्या स्टोर करते हैं? आप डेटा को स्टोर करते हैं, एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फाइन, सो एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल आर, जो एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो उसका एग्जाम्पल है इंटेल 8085 एंड मोटरोला 6809, ये दोनों ही उसके एग्जाम्पल हैं। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। फाइन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ए एंड बी बोथ। ओके, नेक्स्ट, ए सेट ऑफ रजिस्टर्स आर यूज टू स्टोर, जो भी आपके पास ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, हर एक माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है, हर एक माइक्रो प्रोसेसर का अपना सेट ऑफ रजिस्टर होता है। उसका पर्पस क्या होता है, आप उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं? तो अभी मैंने आपको रजिस्टर का पर्पस बताया कि आप जनरल में बात करें तो आप टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन डेटा क्या क्या कंटेन कर सकता है? डेटा कुड बी नॉर्मल डेटा और इंटरमीडिएट डेटा, मेमोरी एड्रेस हो सकता है रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर D है दैट इज़ करेक्ट, मतलब आपका जो रजिस्टर है वो इन सारे के सारे डेटा को स्टोर करने के काम आता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देयर आर प्राइमरली 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। आपके पास कौन कौन से 2 तरह के रजिस्टर्स हैं? तो आपके पास क्वेश्चन में ही आंसर्स हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर है एंड डेडिकेटेड रजिस्टर है, जिसे आप स्पेशल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर आपके कौन कौन से हैं? ABCDEHL, जिन्हें आप पेयर्स के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके जनरल पर्पस है। और डेडिकेटेड जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जिनका एक स्पेसिफिक काम है, उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें आपके पास डेडिकेटेड रजिस्टर का, तो बताते हैं, एक सेकेंड। आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? जो करंटली इंस्ट्रक्शन स्टोर मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करेंटली बीइंग इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो करेंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके अलावा दूसरा कुछ स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है? एक स्पेसिफिक यूज़ है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ डेडिकेटेड रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, और कौन कौन से डेडिकेटेड रजिस्टर हैं? तो आपके पास प्रोग्राम काउंटर है, PC, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, और भी है, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया? जनरल पर्पस एंड डेडिकेटेड बोथ। सो ऑप्शन C इज करेक्ट, A एंड B बोथ। फाइन, सो नेम ऑफ टिपिकल डेडिकेटेड रजिस्टर इज, अभी मैंने बताया कि आपके पास जो डेडिकेटेड रजिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड स्टैक पॉइंटर। तो एक बार सबका यूज देख लेते हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है। प्रोग्राम काउंटर जो
इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जैसे आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमारे पास I1, I2, I3, I4, ठीक है, ये 4 इंस्ट्रक्शन है, इनसे बना के एक प्रोग्राम बना है से P1, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रक्शन 1, अगर मैं एज्यूम करूँ कि इंस्ट्रक्शन 1 अभी प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो कौन से रजिस्टर में स्टोर होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक कोई मेथड होना चाहिए ताकि हम ये जो प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन है इनको एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करें, ठीक है। सीक्वेंस में अगर एग्जीक्यूट कराना है तो इसके लिए हमें प्रोग्राम काउंटर की ज़रूरत होती है। अभी अभी मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन 2। तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को कौन होल्ड करके रखता है? आपका प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर आपके सीक्वेंसिंग में हेल्प करता है इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूँ तो प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या स्टोर करता है? इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर करता है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, उसको कौन स्टोर करके रखता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब आते हैं स्टैक पॉइंटर की बात करते हैं। स्टैक पॉइंटर इज रिलेटेड विद द स्टैक। तो अगर आपने थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है तो आपके पास स्टैक जो होता है उसमें इंसर्शन और डिलीशन के लिए हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये लीफो पैटर्न पे काम करता है, ठीक है। तो वो जो पॉइंटर है वही कौन है? स्टैक पॉइंटर। इस स्टैक पॉइंटर की हेल्प से आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं स्टैक में एंड डिलीट भी कर सकते हैं। और इंसर्शन का क्या मतलब होता है? पुश करना डेटा को। स्टैक में जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसे पुश ऑपरेशन कहते हैं और जब डिलीट करते हैं तो उसे हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑल दीज आर the dedicated register, so option D is correct, all of these, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं BCD stands for। तो BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, सो ऑप्शन A is correct। अब नेक्स्ट वन इज which is used to store critical piece of data during subroutine and interrupt। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबरूटीन कॉल या फिर या फिर आपके इंटरप्ट कॉल के टाइम पे यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मतलब जो आपका स्टैक है वो सबरूटीन कॉल्स के टाइम और इंटरप्ट जब आते हैं तो उस टाइम पे आप स्टैक को यूज़ करते हैं। एक सेकेंड, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें। जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है, जैसे हमने लिया था I1, I2, I3 एंड I4, ये 4 इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर आपने 2 इंस्ट्रक्शन को, सपोज आप प्रोसेसर ने I1, I2 को एग्जीक्यूट कर लिया था, जब वो I3 को एग्जीक्यूट करने वाला था उसके पहले एक इंटरप्ट आया, ठीक है। तो इंटरप्ट क्या करता है? आपके नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक कर देता है, जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस होता है इसको ब्रेक कर देता है और इसे एक दूसरी जगह जाके कुछ एग्जीक्यूट करना होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। इंटरप्ट आया, इसका मतलब आप इस फ्लो को ब्रेक करेंगे, मतलब यहाँ पे इस एग्जीक्यूशन को रोक देंगे और जो इंटरप्ट काम करवाना चाहता है उस काम को आप करेंगे और उसके बाद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद, इंटरप्ट को सर्विस प्रोवाइड करने के बाद आपको दोबारा से I3 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हमें अब देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हमने कहाँ तक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया था। मान लीजिए प्रोसेसर गया I2 तक एग्जीक्यूट किया था, ये सर्विस देने गया, तो इसको कुछ कहीं से तो पता चलना चाहिए ना कि उसे आगे कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, I3 से स्टार्ट करना है, I4 से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसी चीज़ को बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो अगला इंस्ट्रक्शन आपको एग्जीक्यूट करना था, ठीक है, I2 तक आप एग्जीक्यूट कर चुके थे, I3 को आपको एग्जीक्यूट करना था, तो इसलिए यहाँ पे आप ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है इंटरप्ट को सर्विस देने के बाद, उसके एड्रेस को हम स्टैक में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप यहाँ से इंटरप्ट को सर्विस देके वापस आएंगे तो आप स्टैक में चेक करेंगे और आपको I3 का एड्रेस मिल जाएगा, मतलब इंस्ट्रक्शन 3 का, और आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टैक, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, फाइन, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द इंसर्टिंग डेटा इन स्टैक इज कॉल्ड, जब आप स्टैक में किसी डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पुशिंग द डेटा। ठीक है, इस स्टैक में जब हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हम कहते हैं पुश, और जब हम डेटा को पॉप करते हैं मतलब डिलीट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉप। ठीक है, तो स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है स्टैक ऑपरेशंस को। इंसर्शन मतलब पुश और डिलीशन मीन्स पॉप। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब आप डेटा को पॉप डिलीट करेंगे तो स्टैक से, तो उसे हम कौन सा ऑपरेशन कहेंगे? तो आंसर क्या होगा? पॉप। तो इसके लिए आपका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। The external system bus architecture is created using which architecture? तो इसका आंसर क्या है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जो एक्सटर्नल सिस्टम बस आर्किटेक्चर है, इसको किस आर्किटेक्चर को ध्यान रख के बनाया गया है? कहाँ से इसका मोटिवेशन लिया गया है? तो दैट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। फाइन। द प्रोसेसर 80386 और 80486 and the Pentium processor uses how many bit address bus? तो आपका ये जो कह रहे हैं कि ये प्रोसेसर और पेंटियम प्रोसेसर हैं, ये कितने बिट के एड्रेस को, कितने बिट का एड्रेस बस यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 32 बिट्स। ठीक है, विच इज नॉट द कंट्रोल बस सिग्नल, इनमें से कौन सा है जो कंट्रोल सिग्नल नहीं है? ठीक है, कंट्रोल सिग्नल तो रीड होता है, राइट होता है, रीसेट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पी रोम स्टैंड्स फॉर। अब हम थोड़ा सा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपके रोम के क्या टाइप होते हैं? रोम के 3 टाइप है, पी रोम है ना, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम, डबल ई पी रोम। ठीक है, तो आपके पी रोम, ओके, तो आपका जो पी रोम है, पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो रोम का फुल फॉर्म पता है, इसलिए मैंने इसे रोम कह दिया। तो इसका फुल फॉर्म हुआ प्रोग्रामेबल रोम, इसका इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पी रोम स्टैंड्स फॉर, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फाइन, पहला आंसर। तो ई पी रोम स्टैंड्स फॉर, ई पी रोम का फुल फॉर्म क्या है? अभी अभी मैंने बताया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ईच मेमोरी लोकेशन हैज़, नेक्स्ट है ईच मेमोरी लोकेशन हैज़, हर एक मेमोरी लोकेशन क्या क्या डेटा को कंटेन कर सकता है? तो दैट कुड बी एड्रेस, दैट कुड बी कंटेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका जो कोई भी मेमोरी लोकेशन है, ये दोनों चीज़ों को कंटेन कर सकता है, एड्रेस कंटेन कर सकता है या फिर आपके कंटेंट्स को भी कंटेन कर सकता है, डेटा को भी कंटेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी, इनमें से कौन सा है जो माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी है? ठीक है, तो प्रोसेसर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसर मेमोरी मीन्स, ये प्रोसेसर मेमोरी मतलब रजिस्टर्स। ठीक है, एंड प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये तीनों जो है क्या है? तीन के तीनों क्या है? माइक्रो कंप्यूटर मेमोरी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, थोड़ा मेमोरी के बारे में आपको मेमोरी हायरार्की ध्यान रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको दे दिया गया ऑप्शन राम, रोम, पी रोम, हार्ड डिस्क एंड रैम। ठीक है, तो ऑप्शन ये बन सकता है कि इनमें से कौन सा है जो आपका वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? रैम। तो आपके पास मेमोरी के कैटेगराइजेशन में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी अगर आप हटा दें, कि आप इस तरह से कहें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी है, आप दो तरह से मेमोरी को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी आपकी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी जो पावर कट होने के साथ अपने कंटेंट को लॉस कर दे, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? रैम। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल, पावर के कट होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंटेंट हमेशा सेव रहेगा। ठीक है, तो आपका नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल का भी कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कैन स्टोर, आपका जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो क्या क्या चीज़ों को स्टोर कर सकता है? ये प्रोग्राम स्टोर कर सकता है, प्रोग्राम
कोड को स्टोर कर सकता है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको स्टोर कर सकता है, बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज। स्पीड अच्छी नहीं देगा पर स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है कि ये सारी ही चीज़ों को स्टोर कर सकता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, बैकअप स्टोर भी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कस्टमाइज्ड रोम्स आर कॉल्ड, कस्टमाइज्ड रोम को क्या कहते हैं, इट इज मास्क रोम। जो आपके कस्टमाइज्ड रोम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मास्क रोम। ओके, नेक्स्ट, द रैम विच इज क्रिएटेड यूजिंग बाईपोलर ट्रांजिस्टर, तो ऐसा रैम जिसे आपने बाईपोलर ट्रांजिस्टर से क्रिएट किया है दैट इज योर स्टैटिक रैम। एंड इसीलिए क्योंकि आप इसे बाईपोलर ट्रांजिस्टर से क्रिएट करते हैं इसी वजह से ये बहुत स्पीड आपको बहुत अच्छी स्पीड और बहुत अच्छा एक्सेस टाइम प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये जो स्टैटिक रैम है, इसी स्टैटिक रैम से हम कैश मेमोरी को बनाते हैं। ठीक है, सो इसके साथ ये 30 क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं। तो आपका जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर से जिस रैम मेमोरी को आपने बनाया है दैट इज स्टैटिक रैम। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच टाइप ऑफ रैम नीड्स रेगुलर रिफ्रेश। तो आपके पास रैम के कौन से टाइप हैं, तो रैम आपका दो तरह का है, एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। ठीक है, तो जो आपका ये डायनामिक रैम होता है, डायनेमिक रैम जो होता है ये आपका रेगुलर रिफ्रेशिंग की डिमांड करता है। ठीक है, इसको आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है क्योंकि आपको इसको बनाने के लिए आप कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया कौन सा आंसर हो जाएगा, डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और इसी डायनेमिक रैम को आप प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि जो आपका स्टैटिक रैम होता है उसको हम कैश मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, कैश मेमोरी बनाने के लिए। ठीक है, और जो ये डायनेमिक रैम है इसको हम आपका जो प्राइमरी मेमोरी या जिसे आप कहते हैं मेन मेमोरी, उसको बनाने के लिए हम डायनेमिक रैम को यूज़ करते हैं। सो इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। हम लोग ज़्यादा रिफ्रेश नहीं करते क्योंकि इसके पास एक कंट्रोलर यूज़ किया जाता है जो ऑटोमेटिकली इसे इंटरनली ही रिफ्रेश करता रहता है, और हम लोग यूजुअली करते भी हैं कि थोड़ा रिफ्रेश कर दें, स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, विच रैम इज क्रिएटेड यूजिंग मॉस ट्रांजिस्टर, तो ऑप्शन इज डायनेमिक रैम। ठीक है, तो डायनेमिक रैम को बनाने के लिए मॉस ट्रांजिस्टर्स की जरूरत होती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये इंस्ट्रक्शंस को कहाँ से उठाता है, तो दैट इज़ योर मेन मेमोरी। आपका ये माइक्रो प्रोसेसर या आपसे प्रोसेसर भी कहें तो प्रोसेसर कहाँ से डेटा या इंस्ट्रक्शन को उठाता है, इट टेक्स डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। ओके, BIU स्टैंड्स फॉर, BIU का फुल फॉर्म क्या है, तो इट इज बस इंटरफेस यूनिट। यू शुड नो द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और यू शुड बी अवेयर ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप किसी का भी अगर आपको 8085 8086 किसी का भी अगर ब्लॉक डायग्राम आपको पता है तो उसके कौन कौन से यूनिट्स को मिला के ये बना हुआ है आपको आइडिया रहेगा। तो मैंने 8085 के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहरहाल BIU का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज बस इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइन, EU स्टैंड्स फॉर, EU बोले तो एग्जीक्यूशन यूनिट। फाइन, EU का फुल फॉर्म होता है एग्जीक्यूशन यूनिट। विच आर द 4 कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर, इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी है रजिस्टर्स की, जनरल पर्पस होते हैं, पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर ये भी होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर ऑब्वियसली है, अदर रजिस्टर ओके ये भी है। तो ये सारे के सारे ही आपके कौन से हैं, रजिस्टर्स की कैटेगरीज हैं। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, तो 8 ऑफ द रजिस्टर्स आर नोन एज, आपने 8 रजिस्टर का जो सेट है A B C D E H एंड L, ठीक है, तो ये सारे रजिस्टर का जो सेट है, कोई है जो मैं मिस कर रही हूँ, तो इसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं द 4 इंडेक्स रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर, ये जो 4 इंडेक्स रजिस्टर हैं इनको किस लिए यूज किया जाता है, दीज आर यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इंडेक्स रजिस्टर्स को यूज करते हैं। फाइन, IP स्टैंड फॉर, IP का फुल फॉर्म क्या है, IP मीन्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, IP मीन्स इंस्ट्रक्शन
पॉइंटर एंड CS स्टैंड्स फॉर, आपका जो मेन मेमोरी होता है आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा है? एक होता है कोड सेगमेंट, ठीक है, एक होता है आपका डेटा सेगमेंट, ठीक है, एक होता है आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो माइंड मत करिएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट, और एक होता है आपका स्टैक सेगमेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से डेटा को स्टोर, मतलब आपके मेन मेमोरी को आप डिवाइड करते हैं, तो आपको सारे पार्ट का मीनिंग है, सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि कोड सेगमेंट में क्या स्टोर किया जाता है, डेटा सेगमेंट में क्या स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट का क्या पर्पस है एंड स्टैक सेगमेंट का। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी बहरहाल CS का फुल फॉर्म क्या है? कोड सेगमेंट। DS का फुल फॉर्म क्या है? डेटा सेगमेंट। एंड जो इनमें से पूछा गया है कि कौन कौन से हैं जो आपके मेन मेमोरी के पार्ट हैं, ठीक है, किनको मिला के आपने अपनी मेमोरी को बनाया, कितने सेगमेंट में डिवाइड किया है? तो ऑब्वियसली कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये चारों के चारों ही आपके मेमोरी के पार्ट हैं, ठीक है। आप इसमें डिवाइड करते हैं किसी प्रोसेस को या किसी प्रोग्राम को, ठीक है। तो ऑप्शन डी, एक सेकेंड, ये सारे के सारे आपके किसके पार्ट हैं? सारे ही सेगमेंट हैं। अभी ये कह रहा है विच आर द सेगमेंट, कौन से सेगमेंट है? तो नहीं, आपके पास स्टैक सेगमेंट भी होता है, डेटा भी होता है, कोड भी होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन ई, ठीक है, सारे ही आपके मेमोरी में है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू 8085 MCQs। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और एक आप इसको एक नॉर्मल रिवीजन की तरह देख सकते हैं, इससे आपको हो सकता है क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ किया जाए। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो आपके डाउट्स हों उनके लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.